हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा करियर सेफर्स की प्लेटफॉर्म पे। और एक बेहतरीन सी बात, बेहतरीन सी एक सेगमेंट। और आज हम लोग जिस सेगमेंट पर चर्चा करने वाले हैं वास्तव में वो बहुत ही कम आपके यहाँ 10 से 15 क्वेश्चंस यानी 10 to 15 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाने हैं, वो चाहे जो हो। 10 से 15 क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। किसी भी कीमत पर 10 से 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए आप इस सेगमेंट को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट एक पावरफुल सेगमेंट में से एक है। कहने का मेरा मतलब, इस सेगमेंट से आप अगर ये सोचेंगे कि चलो इसको अवॉइड कर लें और काम चल जाए, तो नहीं चलेगा। मैं फिर से आपको एक बात बोलना और कहना चाहूंगा, बहुत ध्यान से बात को समझेंगे तो अब एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न जो बदल रहा है ना, वो पैटर्न बदलने के पीछे का सबसे बड़ा यही सीन रहा कि लिटरेचर के जो पोर्शंस के क्वेश्चंस हैं, जो लिटरेचर वाले क्वेश्चन हैं, उनमें थोड़ी लैकिंग है ना, थोड़ी सी लैकिंग करी गई है। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक ही चीज दिखेगी, और वो दिखेगी क्या? लिटरेरी टर्म के क्वेश्चंस ज्यादा। लिटरेरी टर्म्स में आपको 10 से 15 क्वेश्चन तो 100% आने ही आने हैं। अब ये चाहे आपका डायरेक्ट किसी वर्क से पूछ ले, कोई वर्क की लाइन आपको दे दे, या तो टर्म दे करके और एग्जाम्पल्स आपसे पूछ ले, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ ले, या तो हिस्ट्री बेसिस आपसे इसमें क्वेश्चन बनाया जा सकता। यानी इन 3 सेगमेंट में आप इस पे बेहतरीन बात और बेहतरीन सी राज अभी स्वागत है अगम, सभी का स्वागत है मेरे भाई, बेहतरीन स्वागत है। और सबके सब जुड़ जाएं और जुड़ करके इस सेशन का आनंद लें और आनंद के साथ साथ नई चीजों को सीखें। ठीक है? ठीक है भाई, चलिए वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ भाई। गुड इवनिंग अगम और सभी लोग भाई। तो कहीं ना कहीं आपसे 10 से 15 क्वेश्चन इस बेसिस पर पूछ लेता है। एक तो हिस्ट्री बेसिस पर पूछता है, दूसरा वर्क बेसिस पर पूछता है, और तीसरा एग्जाम बेसिस पर पूछता है। यानी इन 3 सेगमेंट पे जब आप इस पर काम करते हो तो आपको एक चीज देखने को पता मिल ही जाती है कि आपको कहीं ना कहीं इन 15 क्वेश्चंस में बेहतरीन फाइट करनी होगी, बेहतरीन लड़ाई करना होगा। ठीक है मेरे भाई? तो इस तरीके से आपको इसको बहुत जरूरी है समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक चीज हम लोग समझेंगे, आखिर ये है क्या, इसको हम लिटरेरी टर्म को पढ़ें क्यों, रीजन क्या है, और कहीं ना कहीं लिटरेरी टर्म का जो प्रयोग है वो कहां पर और किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? जय हो सर जी, आपकी विजय हो। थैंक यू प्रोफेसर अनु मंजरी, गुड इवनिंग अगम राल। यस, बहुत बढ़िया। यस यस, चलिए भाई, कहीं ना कहीं अगर हम आपसे एक छोटी सी बात करें, गिरिराज स्वागत है बेटा। छोटी सी अगर मैं आपसे एक बात करता हूं कि आखिर ये टर्म है क्या। वास्तव में अगर मैं किसी भी विषय की बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट की बात करूं, तो हमें जब तक विषय की टर्मिनोलॉजी नहीं पता रहेगी, जब तक सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी हमें नहीं पता होगी, तब तक हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हम जब डायरेक्टली किसी चीज को देखते हैं, डायरेक्टली हमारे पास वो चीज आती है, तो हम नहीं समझ पाते कि वो जो टर्म यूज किया गया है, वो टर्म यूज क्यों किया। जैसे मान लीजिए हम आपको ड्रामा पढ़ा रहे हैं, अब ड्रामा में कहीं भी कथारसिस आ गया, आपको लगा ये क्या है सर, लगे आप वर्ड मीनिंग खोजने। अगर मैं कथारसिस आपको पहले बता दूं कि कथारसिस क्या है, तो कहीं ना कहीं आप लिटरेचर पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। अजय प्रोफेसर जी, बहुत दिन बाद दिखाई दिया अभिषेक। चलिए, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीज समझना होगा, इसलिए टर्म बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म, कि हम टर्म किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे जानेंगे, और इस टर्मिनोलॉजी को किस तरीके से सीखें।
मेरे प्यारे साथियों, एक चीज आपको बता दूं कि लिटरेचर में अगर आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, वर्ड्स की वर्डिंग नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं आपने लिटरेचर को अधूरा छोड़ा है, अधूरा छोड़ा है। आइए आज की जो बातें हैं, कुछ बातें आज के हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको हम जानेंगे। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये लिटरेरी टर्म की हमने कुछ परिभाषाएं और कुछ लोगों की जो बातें हैं उन बातों को हमने यहां पर रखा हुआ है। आपको इन सभी बातों को समझना है और एक बेहतरीन सा सेगमेंट अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना। चलिए आपस में बातें ना करें, आप लोग बस इधर कंसंट्रेट करें। बस देखो कहना क्या है कि लिटरेरी टर्म होता क्या है। आप सीधी सीधी एक बात आप जान लो, सीधी सीधी एक बात आप जान लो, डेकोरेटिव वर्ड अगर मैं कह दूं तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी हो जाएगी। ऐसे शब्द जिनको हम लाइंस में यूज करके उन लाइन की वैल्यू बढ़ा दें, उन लाइंस की वैल्यू और उन लाइंस के सेंस की वैल्यू बढ़ा दें, सर वही अपने आप में टर्म हो जाते हैं, वही अपने आप में टर्म हो जाते हैं। पहली बातचीत इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कि लिटरेरी टर्म्स रिफर टू द टेक्निक, किसी भी रचना को लिखने की टेक्निक, ठीक है ना, कि आप उसको लिख कैसे रहे हो, आपने उसमें डाल क्या रखा है, स्टाइल। यानी जैसे मान लो आपके पास कोई भी चीज है, तो कोई भी चीज जैसे आपसे मैं कहूं कि आप मतलब बात करो, तो बात करने की अपनी टेक्निक होगी, स्टाइल आपका कोई ना कोई शैली होगी जिस शैली में आप बात करने वाले होंगे, एंड फॉर्मेटिंग, और आपका अपना फॉर्मेट होगा। यानी फॉर्मेट इन द सेंस कि जब हम रचनाओं को उठाते हैं या लिखते हैं कोई नई रचना, तो एज इट इज किताब की बात नहीं लिखते हैं, अपने आप में उस फॉर्मेट को अपने आप में लाते हैं और देन हम लोग एक्सप्लोर किया करते हैं। यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर टू मास्टरफुली एम्फसाइज, क्या करता है ये सुनिएगा, कोई भी शब्द में, कोई भी सेंटेंस में टेक्निक, कोई भी जगह पर स्टाइल और किसी भी जगह पर हम फॉर्मेटिंग का सीन यूज करते हैं। अब ये करता क्या है, किसी भी चीज को एम्फसाइज करेगा, फोर्सली चीजों को समझाएगा, इम्बेलिश करेगा और स्ट्रेटन बनाएगा, समझने में हमें सहूलियत देगा। एक शब्द में लंबी सी बात को हम मेंशन कर सकते हैं, बहुत बड़ी एक बात हम एक छोटे शब्द में मेंशन कर सकते हैं। दियर कंपोजिशंस, उनकी अपनी रचनाओं में उनकी अपनी कंपोजिशंस। इसके बाद अगली बातचीत करें कि लिटरेरी टर्म्स कैन रिफर्स टू प्लेफुल टेक्निक्स। बिल्कुल, आप इस टेक्निक को यूज करके किसी भी रचना में एक खेल खेल सकते हो। कैसा खेल, उसको और भी इंटरेस्टेड बना सकते हो, उसको और भी बेहतरीन बना सकते हो, उसको और भी आप पढ़ने के लायक और ऑडियंस तक उस बात को पहुंचाने के लिए इंटरेस्टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयड बाय कॉमेडियंस टू मेक us laugh or witty tricks, wordsmiths used to coin new words every। देखो, रचनाकार क्या करते हैं, रचना वाले क्या लगते हैं, रचनाकार क्या करते हैं कि जो रचना बनाया करते हैं ना, वो करते क्या है कि अपनी रचनाओं में, लाइनों में कुछ ऐसा बीच में डालते हैं जिससे हमें पढ़कर अच्छा लगे और मजा आ जाए, इंटरेस्ट बन जाए। यानी ऑडियंस का और जो आपका स्पीकर है वो आपके द्वारा बताई गई बात को सुनकर एंजॉय करे। भाई जैसे मान लीजिए कपिल शर्मा शो आपने देखा, उस कपिल शर्मा शो में उन्होंने क्या किया कि मिमिक्रीज यूज किया, बहुत सारे लोगों के अलग अलग नाम लेकर के हंसी मजाक करना शुरू किया।
बातें और लाइनें वही हैं, बस अपनी तरीके से उन्होंने बातों को मॉडिफाई किया। अब मॉडिफिकेशन के टाइम शब्दों का यूज कर किया उन्होंने, जो शब्दों का यूज उन्होंने किया सर वही तो टर्मिनोलॉजी है, वही तो टर्म है। बात समझ में आ रही? इसके बाद क्या है अगली बात, लिटरेरी टर्म्स आल्सो इंक्लूड पावरफुल फिगरेटिव लैंग्वेज। मतलब कहीं ना कहीं ये किसी सेंटेंस में ऐड होके सेंटेंस के शब्दों की पावर बना देती है, उसको फिगरेबल बना देती है। लैंग्वेज दैट राइटर्स यूज समन एंड इमोशंस रैंगिंग फ्रॉम गिल्ट टू एंगर टू ब्लिस। यानी शब्दों का प्रयोग करके रचनाकारों ने रचनाओं में एक्टर्स के दुख को, एक्टर्स के इमोशन को, एक्टर्स जैसे मान लीजिए मैं एक शब्द आपसे कह रहा हूं, आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आप क्या कहोगे? सिर्फ एक शब्द बोलोगे ना कि आई लव हर, यही एक शब्द बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? सर आपके प्यार के एक्सप्रेशन की, प्रेम के एक्सप्रेशन की जो एक्सप्रेस कर रहे हो उसके लिए ये शब्द टर्मिनोलॉजी है, ये शब्द एक अपने आप में टर्म है। और यही टर्म से क्या होगा कि हम जिसको कह रहे हैं उसके सुनने में थोड़ा अच्छा लग जाता है, अच्छा लग जाता है। बात समझ में आ रही है? अगर यही बात हम ऐसे कहें कि सुनो हम लोग शाम को मूवी देखने चलेंगे, बाइक पर बैठकर घूमेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में चलकर कुछ खाएंगे, ये कहने के बजाय अगर इतना कह दो कि आई लव यू, तो लव का मतलब यही हो जाता है कि प्रेम के साथ साथ बाइक में भी बैठाएगा और बाइक में बैठाकर घूमेंगे भी और फिल्मों को भी देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में कुछ खाएंगे पिएंगे भी। कि उस पूरे का मतलब इस एक टर्म से निकल कर आ जाता है, उस पूरे का मतलब इस एक टर्म से निकल कर आ जाता है। सर ये है टर्मिनोलॉजी। जब हम किसी सेंटेंस में इसका प्रयोग करें तो सेंटेंस में प्रयोग के साथ साथ आपके सामने एक बात यही क्रिएट होती है, एक शब्द में बहुत सारी बातें बोल जाए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं कि एंड अलाउड टू यूज सी द वर्ल्ड इन न्यू एंड मैजिकल वेज, और नई नई बातों को शब्दों के साथ जोड़कर आने वाले नए संसार के बारे में और नए वर्ल्ड के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कर। वर्ड्स कैन बी अरेंज टू गिव पोएम्स, यानी जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो या तो पोएम के रूप में हमारे सामने आ जाती है, गाने के रूप में आ जाती है, प्रोज की तरह आ जाती है, रिदम और म्यूजिकलिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जब, जैसे मान लीजिए हमने आपके ड्रामा में, मान लो कि हमने ड्रामा, हमें नहीं पता, हमने एक्ट और सीन शब्द यूज कर दिया, हमने एक्ट और सीन शब्द यूज कर दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि ये तो ड्रामा की बात है, ये तो ड्रामा की बात है। क्यों, कैसे जान गए आप? सर टर्मिनोलॉजी है, उसकी टर्मिनोलॉजी है। अगर मैंने यही बात आपसे कह दिया राइम, राइम अगर मैंने वही कह दिया तो आप क्या कहोगे? सर ये तो पोयम की बात है, क्योंकि राइम उसकी टर्मिनोलॉजी। इस तरीके से आपको चीजों को, बात समझ में आ रही है? अवजीत शुक्ला, गुड इवनिंग, सुपर एक्सप्लेनेशन, थैंक यू, शुक्रिया सभी का। तो कहीं ना कहीं हम इस तरीके से चीजों को अलग अलग सीखते हैं, अलग अलग सीखते हैं, अलग अलग सीखते हैं। ठीक है, तो आइए बातों को समझना शुरू करें और एक एक करके और भी तमाम हमारे पास बातें हैं उन, हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दो। हम आप सबके लिए बेहतरीन सेशन की इस शुरुआत को मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं। फटाफट इसमें क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा। क्वेश्चन के साथ साथ आप थ्योरी को भी जानेंगे और बेहतरीन तरीके से। बताओ भाई, चलिए आंसर करना शुरू करें, बहुत तेजी से आंसर करिए, मजा आएगा, आज मजा आएगा। आपको कितनी नॉलेज है और कितनी अभी लेनी है
इसमें हमें पता चल जाएगा। खान मोहन कह रही है पहले का ए होगा, खान मोहन कह रही है पहले का ए होगा। अच्छा भैया, अच्छा भैया, चलिए फटाफट तेजी से वीडियो शेयर कर दो और जितना हो सके वीडियो में आप सब लोग एक्टिव रहना, और तब तक एक्टिव रहना जब तक आज ये क्लास चलने वाली है, जब तक आज ये क्लास चलने वाली है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर। आओ भैया, आ जाओ आ जाओ, चलिए बहुत सुंदर, चलो चलो। तारिका पैथेटिक फैलेसी, मंजरी नहीं पता, अभिषेक कोई बात नहीं, अभिषेक सारी बातें अभी क्लियर करता हूं। कह क्या रहा है, व्हाट इज द डिवाइस called which non-human and non-living nature is credited with the human emotion। मतलब मानव के इमोशन से नॉन ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग की बात, अगर नॉन ह्यूमन नॉन लिविंग की बात मतलब इसका मतलब वन की जो मृत है, ऐसे में हमारे सामने सिर्फ एक ऑप्शन आता है और वो पैथेटिक फैलेसी आता है। अब इस पैथेटिक फैलेसी की अगर मैं बात करूं, देखो पैरोडी तो आएगा नहीं, पैरोडी तो आएगा नहीं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन भी नहीं, और ये यूनिफिकेशन सेंसिबिलिटी भी नहीं आना, तो कहीं ना कहीं ये तीनों नहीं आने हैं, पैथेटिक फैलेसी ही आना है। आओ थोड़ा सा पैथेटिक फैलेसी के बारे में जान जाते हैं कि क्या है ये पैथेटिक फैलेसी और किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये काम करता है। फटाफट तेजी से सभी लोग जुड़े, बहुत सुंदर भैया। आओ क्या कह रहा है कि पैथेटिक फैलेसी है क्या, बहुत ध्यान से नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लेना। कह रहा द फ्रेज पैथेटिक फैलेसी इज अ लिटरेरी टर्म फॉर द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस को एट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पैथेटिक फैलेसी का यूज करते हैं। जी 1000 होने वाले हैं जी, यानी हम क्या कह रहे हैं कि एट्रीब्यूट करने के लिए ह्यूमन के इमोशन को हम लोग पैथेटिक फैलेसी का यूज करते हैं। एंड कंडक्टेड टू थिंग्स फाउंड इन नेचर दैट आर नॉट ह्यूमन। हम ये देखते हैं कि वो नेचर में मनुष्य नहीं है। बहुत अच्छा, इट इज ए काइंड ऑफ द पर्सनिफिकेशन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी एक बात तो फाइनल हुई कि पैथेटिक फैलेसी इज इक्वल टू पर्सनिफिकेशन, और पर्सनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी नॉन लिविंग थिंग से हम एक्शन कराएं लिविंग थिंग की तरह, लिविंग थिंग की तरह। जैसे हम लोग कहते हैं कि ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन तो अपने आप में नॉन लिविंग थिंग है ना भैया, लेकिन हम कहते हैं ट्रेन आ रही है, जैसे लग रहा है कि कोई जो इंसान की हम बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। That occurs in poetic description when more example कि clouds seem sullen। एग्जाम्पल देख लीजिए इस पैथेटिक फैलेसी के कि clouds seem sullen when leaves dance, यानी leaves वाले पत्तियां नाच रही है ना, पत्तियां नाच रही हैं, पत्ती नाचते हैं कभी नहीं। when rocks seem indifferent, the English cultural critic जॉन रस्किन, याद रखना क्वेश्चन बनता है कि हु क्वाइंड, तो जॉन रस्किन ने इसको क्या किया है मेरे भाई, क्वाइंड किया है द थर्ड वॉल्यूम ऑफ हिज वर्क मॉडर्न पेंटर्स। याद रखना मॉडर्न पेंटर्स 1856 में आती है, किसकी, जॉन रस्किन की, और जॉन रस्किन ने पैथेटिक फैलेसी को पॉइंट आउट किया, पैथेटिक फैलेसी को पॉइंट आउट किया, पैथेटिक फैलेसी को पॉइंट आउट किया है, ठीक है। अगली बात इसी में देख लो कि विलियम शेक्सपियर ने यूज किया जूलियस सीजर में, और मैरी शेली ने फ्रैंकस्टीन में 1818 में यूज किया। मैकबेथ 1623 में आई शेक्सपियर की, क्या, सो फाउल एंड फेयर एंड आई हैव नॉट सीन, ये रचना है। पोयम की बात करें तो वेस्टलैंड में इन्होंने यूज किया 1922 टीएस। अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, है ना, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। अप्रैल को ये निर्दयी महीना बता दिया। अब निर्दयी महीना तो इंसान के अंदर होगा ना, ठीक है ना। आउट ऑफ द लैंड, ये तो पूरी इनकी रचना थी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया। आइए अगली बात जान लें कि अगली बात में क्या है। देखो पैरोडी क्या है, देखो पैरोडी क्या है।
देखो, इन लिटरेचर इमिटेशन ऑफ द स्टाइल, स्टाइल को इमिटेट करना, एंड मैनर को भी, और ऑफ द पर्टिकुलर राइटर और स्कूल ऑफ द राइटर्स, किसी भी राइटर की बात को इमिटेट करना पर्टिकुलर उस वे में, पर्टिकुलर उस बात में, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या कहते हैं, इन हिज पोएटिक्स हेजिमन ऑफ थेसिस वाज द इन्वेंशन पैराडाइज। किसने किसने इसने पैराडाइज को इन्वेंट किया, इन्वेंटर है इसका। ए पैरोडी इज अ क्रिएटिव वर्क डिजाइन टू इमिटेट, इमिटेट करना क्या, कमेंट करना क्या, एंड और मोक टू सब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ सटायरिकल एंड आयरनिकल इमिटेशन। यानी ऐसा इमिटेट करना कि सटायर कर देना, आयरनी देना, या फिर कमेंट देना। तो ऐसे सीन में हमें पैरोडी का यूज करना हो। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का बात इन्होंने किया। टर्म वाज कॉइन्ड बाय अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वॉशिंगटन एल्स्टन। वॉशिंगटन एल्स्टन ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन को पॉइंट आउट किया 1779 टू 1843 एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टीएस एलियट। थॉमस स्टर्न एलियट ने इसको इंट्रोड्यूस किया रादर कैजुअली इनटू हिज एसे। टीएस एलियट का एक एसे आया हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स 1919 में। उसी में इन्होंने इस रचना, इस जो आपका ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन है, इसका यूज किया। चलो, वहां पर हमने देखा कि ऑप्शन में यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी लिखा था। याद रखना कि ऐसी रचनाएं जिन रचनाओं में थॉट्स और फीलिंग एक साथ प्रयोग करी जाएं। क्या कह रहा हूं, ऐसी रचनाओं में जिसमें थॉट्स और फीलिंग्स एक साथ प्रयोग करी जाएं, वो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी होता है। और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी भी उसी टाइम पीरियड पर आया। ठीक है, उसी टाइम पीरियड पर आया। देखिए, डिसोसिएशन तो इसलिए लेकर के आए क्योंकि जॉन डन आते हैं तो देखते हैं कि मतलब ये जो मेटाफिजिकल का सीन आता है ना, मेटाफिजिकल के टाइम पीरियड पर उन्होंने देखा कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ही तरीके की पोयम लिखे जा रहे हैं, एक ही तरह की पोयम को लिख लिख करके बिल्कुल बेकार पड़े हुए हैं, कुछ अन्य या बदल कर चीजों को नहीं मेंशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया कि बदलने का प्रयास किया, बदलने का प्रयास किया और वहां से चीजों को बदल दी। जैसे अब बहुत सारी पोएम्स आप देखने को पाते, जैसे फ्ली, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजों को ले आकर के सामने रखना और कंपेयर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब हम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करते हैं तो सर थॉट्स, अगर थॉट्स होगी उन रचना में तो फीलिंग नहीं होगी, और फीलिंग होगी तो थॉट नहीं होगा। यानी दोनों का दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो थॉट आएगा या तो फीलिंग, या तो थॉट आएगा या तो फीलिंग आएगी। क्या आएगा भैया, या तो थॉट आएगा या तो फीलिंग आएगी। बात समझ में आई? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अगली बातचीत है, अगला क्वेश्चन है, जरा आंसर करें। अगला क्वेश्चन है, जरा आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा आंसर करिएगा। आज सबके सब बच्चे लग रहा है शंकर जी का दर्शन करने गए। आज व्रत है तो फलाहार वलाहार बना रहे होंगे, नहीं? बहुत सुंदर। ऑप्शन ए, मंजरी कह रही है दूसरे का ए पर्सोनिफिकेशन। सौम्या श्रीवास्तव कह रही है ऑप्शन ए, अथॉरिटी फॉरगेट्स डाइंग किंग इज एन एग्जांपल। अच्छा, सारिका पर्सोनिफिकेशन, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट कर दो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सुनील कुमार कह रहे हैं सी ऑप्शन, सुनील कुमार कह रहे हैं सी ऑप्शन। राज अभी का ए ऑप्शन। अगम रॉयल, बहुत बढ़िया, पर्सोनिफिकेशन। बिल्कुल बात सही है यार। ये सुनील भैया थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो, हाइपरबली का जब सीन आता है तो हाइपरबली मतलब अतिशयोक्ति।
अतिशयोक्ति, है ना। अतिशयोक्ति इन द सेंस की मतलब मैं कहूं कि हमने तुमको 50 बार बुलाया, हमने तुमको 100 बार कॉल किया। यार किसी के पास टाइम है 100 बार कॉल करने के लिए? अब समझिए, एक बार कॉल जाएगी तो 1 मिनट का समय लगता है कम से कम, 100 मिनट तुम कॉल करते रह गए, फर्जी बात है, अतिशयोक्ति है। अब मेरी बात समझो यहां पर, तो सर कह रहे कि अथॉरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। अच्छा अच्छा, स्मृति पर्सोनिफिकेशन, बिल्कुल भैया, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आओ इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को समझ लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन कहते किसको है, बहुत ध्यान समझिएगा। फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो मानव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है और एट्रीब्यूटेड टू एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी का सीन है, उससे रियल एक्शन कराएं, जैसे कोई जानवर हो या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट कैसे? अगर इसके एग्जांपल की बात मैं करता हूं तो कह रहे कि द मून डथ विद डिलाइट। हाँ, मून डेथ, ठीक है ना। लुक राउंडर हर व्हेन दिस हेवेंस आर बेयर, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रचना बनाते हैं, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकंसिलिएशन ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड 1807। इसमें यूज किया इन्होंने, जबरदस्त तरीके से यूज किया। लव फ्रॉम गुजरात, अच्छा घुमक्कड़ भैया। उसके बाद अनदर की बात करो तो डेथ लेज इज आइसी हैंड किंग्स, बिल्कुल बात सही। जेम्स शेरली की बात एक आई कि द ग्लोरीज ऑफ आर ब्लड एंड स्टेट, 1659 में रचना बनाई इन्होंने। फ्रेंच में जॉफ्री टॉरी ने इसको जो है इंट्रोड्यूस कराया। किसने? फ्रेंच में, फ्रांस की अगर बात करें तो पर्सोनिफिकेशन को जॉफ्री टॉरी ने 1529 में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा। अच्छा, हाइपरबली मैंने आपसे कहा, इन द 5th सेंचुरी BCE में देयर वाज अ रेबल राउजिंग एथेंस में कहीं ना कहीं, क्या पॉलिटिशियन, क्या नाम था उसका? हाइपरबोलस, उसका नाम था हाइपरबोलस। उसी के नाम पर यह हाइपरबली आया हुआ है। सिंस हाइपरबोलस इज नोन टू हिस्ट्री एज damaging and a leader who makes use the popular prejudices and false claim and the promises in order to gain power। यानी एक ऐसा राजा, एक ऐसा साम्राज्य का व्यक्ति, बिल्कुल अगम जी, बिल्कुल अगम, 1 नंबर आपने बात कही है, बिल्कुल सही बात है, नो डाउट, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब बातों को इस तरीके से सीखना जानना होगा। नोट कर लीजिएगा, आपके सामने मैं PDF भी सेंड कर दूंगा, परेशान मत करो। मेटाफर एक ऑप्शन आया हुआ है कि इंग्लिश वर्ड मेटाफर डिराइव्ड फ्रॉम द 16th सेंचुरी ओल्ड फ्रेंच वर्ड मेटाफर। 16th सेंचुरी में मेटाफर नाम के एक शब्द से, ये फ्रेंच का शब्द है जो कि मेटाफर लेकर आए हैं ये लोग, विच कम्स फ्रॉम द लैटिन मेटाफोरा। ध्यान रखना, लैटिन में, यानी इसको याद रख लेना, आपके क्वेश्चन में कभी आ गया तो दिमाग आपका सही रहना चाहिए। लैटिन में इसको मेटाफोरा कहा जाता है। और जब हम फ्रेंच की बात करते हैं मेरे भाई, जब हम फ्रेंच की बात करते हैं तो आपके सामने मेटाफर कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए, कैरिंग ओवर एंड इन टर्न फ्रॉम द ग्रीक में क्या कहा इन्होंने? ग्रीक में क्या कहा, याद रखना, ग्रीक में क्या कहा? अच्छा, ग्रीक का और इसका सेम है, जैसे मैंने ये कहा मेटाफोरा, ठीक है ना। अब देखो, ट्रांसफॉर्म हुआ किसमें? ओनरशिप के लिए। फ्रॉम किससे? ये ओनरशिप के लिए, याद रखना, याद रखना, मेटाफेरो, ठीक है। टू कैरी ओवर, ट्रांसफर एंड फ्रॉम मेटा। अब समझिए, इनका मतलब समझो, मेटा में आया, मेटा का मतलब क्या हुआ? बिहाइंड, along with across, और फेरो का मतलब क्या हुआ? टू बियर, टू कैरी। तो मेटाफर ये होता है,
ठीक है, इसे हम कहते हैं क्या, मेटाफर। याद रखिएगा, कहानी आगे आगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भाई, फटाफट क्वेश्चन को कर डालो। क्वेश्चन को कर डालिए। लैटिन, लैटिन क्या करेंगे, द टर्म ओनोमेटोपोइया एंड ऑक्सीमोरॉन। लैटिन नहीं होगा, सारिका लैटिन नहीं होगा बेटा। अगम, मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली, वर्ड्स ऑफ द कंपैरिजन इज नॉट यूज एट ऑल। हाँ जी, इम्प्लाइड सिमिली ही है। देखो भाई, जो हम जान रहे हैं उस पर काम नहीं करना चाहिए, जो नहीं जान रहे हैं उस पर काम करना है ना। पता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ग्रीक वर्ड है भाई, ग्रीक वर्ड है दोनों, ठीक है, दोनों ग्रीक वर्ड है। अब जाके सही लिखा, स्मृति ने भी सही लिखा और सारिका ने, मंजरी तीसरे का ग्रीक, ठीक। अब दोनों शब्दों को समझने हैं क्या ये लोग। ओनोमेटोपोइया, इंग्लिश ऑथर हेनरी पेचम, क्या नाम है, इंग्लिश ऑथर इंग्लिश पेचम फर्स्ट यूज्ड द टर्म ओनोमेटोपोइया in his 1577 book on grammar and rhetoric। ग्रामर और रेटोरिक कहलाती क्या थी, द गार्डन ऑफ इलोक्वेंस, द गार्डन ऑफ इलोक्वेंस। इस पर सबसे पहली बार ओनोमेटोपोइया शब्द का यूज हेनरी पेचम ने 1577 में किया, 1577 में किया। ऑक्सीमोरॉन की बात करें तो इंग्लिश वर्ड 1657 में आई। बुक कॉल्ड द मिस्ट्री ऑफ रेटोरिक अनवेल्ड, वेयर द एडिटर कौन था, जॉन स्मिथ, डिफाइंड ऑक्सीमोरॉन ए सबटली फुलिश। ऑक्सीमोरॉन विरोधाभास जिसे कहते हो। राइट आंसर। आज आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हो यार, इतने कम बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। आज आप लोगों की एक्टिवनेस दिख नहीं रही है। हमें लग रहा आज भोलेनाथ का प्रसाद पा लिए हो क्या, क्यों, हमें लगता है आज भोलेनाथ का प्रसाद पावा लिए हो, इसीलिए आज एकदम दम मारो दम मिट जाए हम, हैं, है कि नहीं? क्यों, आज इसीलिए हमें लग रहा है कि एकदम बेदम हो गए हो ना, बताओ ना क्यों। आज भोलेनाथ का प्रसाद ले लिए हो, नहीं रचना। यही है सर, अच्छा लैटिन। अरे आज इतने कम लोग देखोगे तो हमें मोहब्बत कैसे होगी, बोलो। हमें लगता है कि आज मेरे प्यारे बच्चे लोग जो है हांग वांग ले लिए हैं, लग रहा है प्रसाद ले लिए हैं। और देखते हैं क्या कि ऑलमोस्ट द होल ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री इज डोमिनेटेड बाय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। अच्छा
अभिषेक कह रहा है कि सर आज हम 1-10 के बराबर हैं। बेटा उन 10 को धराशायी करने के लिए भी हम अकेले बराबर हैं। पागल कहीं का, पगला। ऑप्शन ए। हमें लगता है आज क्लास लंबी खींचनी नहीं चाहिए, हमें जहां तक लगता है, हमें जहां तक लगता है आज लंबी क्लास खींचनी नहीं चाहिए, क्योंकि आज आप सज्जनों में लग रहा है कि कुछ है। आओ, क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट द होल ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश, समझिएगा, ऑलमोस्ट होल यानी लगभग में सबकी बात कर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश पोएट्री को, मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री को डोमिनेट किया। सुनील ने आंसर कर दिया, वेरी गुड सुनील। सारिका का भी आंसर आ गया, इयाम्बिक पेंटामीटर, बिल्कुल बिल्कुल पेंटामीटर पर काम किया। अच्छा, एक खास बात आपको बताता हूं सर, इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज हम लोग हमेशा पोएट्री में करते हैं, या पोयम आप कहते हो ना सर। पोयम में अगर मैं कहूं तो बहुत जरूरी बातें जान लो भाई। राइम का होना जरूरी है सर, रिदम का होना बड़ा जरूरी हो जाता है। कहीं न कहीं जब हम जिक्र करते हैं तो मीटर का यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और स्कीम का यूज करते हैं तो हम स्कीम का यूज कर ही लेते हैं पोएट्री बनाने के लिए, कोई भी पोयम बनाने के लिए। सही बात है, दर्शन करने सब लोग चले जाओ, हम अकेले पढ़ा रहे हैं। नहीं, अकेले पढ़ा रहे हैं, तुम लोग जो है पता नहीं क्या कर रहे हो। आओ देख लो क्या है, मीटर क्या है पहले जान लो। तरह की मेजरमेंट का एक ऑप्शन या साधन कह सकते हो। मीटर इज अ रेगुलर पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न जो रेगुलर तरीके से हम किसी भी पोएम के लेंथ को नाप सकते हैं। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स दैट डिफाइंस द रिदम ऑफ द सम पोएट्री। पोएट्री के अंदर जब हम लोग शब्दों का यूज करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रेस अनस्ट्रेस आता है। स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का जब हम सीन क्रिएट करते हैं, बिल्कुल चौथा सही होगा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस के जब सीन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बात आती है कि कहोगे कि सर आखिर ये सिलेबल्स क्या होते हैं। सर सिलेबल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सिलेबल्स अपने आप में शब्दखंड होते हैं। दर्शन करके आ गए, अरे अभी बहुत लोग गए होंगे, वो न जाने भोलेनाथ का दर्शन करने गए हैं कि भोलेनाथ के दर्शन करने वालों का दर्शन करने गए हैं ना। देखो सिलेबल की जब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिया ब्यूटीफुल, अगर मैं इसमें कहूं कि कितने सिलेबल तैयार किए जाएंगे, तो ये सिलेबल तैयार करने का मतलब आप जानो पहले अनस्ट्रेस से स्ट्रेस की तरफ और स्ट्रेस से अनस्ट्रेस की तरफ, ठीक है ना, बात समझिएगा। अगर हमने आपसे कहा कि इसको जरा टुकड़ों में तोड़ो, तो ब्यू ब्यू टी और फुल, हमने 4 टुकड़ों में तोड़ा, 4 टुकड़ों में तोड़ा, और इस 4 टुकड़ों के सर महादेव के दास बन गए हैं। चलो देखो, यहां देखो ब्यूटीफुल को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ा, 1 2 और ये 3। देखो मैंने ऐसे नहीं तोड़ा है, शब्दखंड को अलग करने के अपने रूल्स हैं, उसके अपने फंडामेंटल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अगर सिलेबल्स को इस तरीके से तोड़ा ना सर, यही अपने आप में एक शब्द का सिलेबल होता है, अपने आप में एक शब्द का सिलेबल होता है। अब यहीं पर जब आप यहां कर ब्यू ब्यू बी बी बोले ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बोलते ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, हम ब्यू में आ रहे हैं तो बी में स्ट्रेस दे रहे हैं और यू में अनस्ट्रेस हो जाता है। देन टी में टी 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 सर टी आई टी 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 में स्ट्रेस दे रहे हैं, आई में अनस्ट्रेस हो जा रहा है। ब्यूटी
दो स्ट्रेस दो अनस्ट्रेस। ब्यूटी, दो स्ट्रेस दो अनस्ट्रेस। फुल, फुल, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो सर कितने स्ट्रेस अनस्ट्रेस आए हमारे पास? एक स्ट्रेस, दो स्ट्रेस, तीन स्ट्रेस। अब जितने स्ट्रेस उतने ही अनस्ट्रेस, उतने ही अनस्ट्रेस। शब्दों को जब बनाओगे तो सेंसफुल और सुनने में अच्छा तभी लगेगा जब स्कीमिंग अच्छी होगी। जब स्कीमिंग अच्छी होगी, राइमिंग सेट बैठाओगे, और राइमिंग और स्कीमिंग सेट बैठाने के लिए मीटर, स्ट्रेस अनस्ट्रेस का जिक्र बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से करना। बात समझ में आ गई ना? आई। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट यू से विद ग्रेटर एम्फेसाइज, ग्रेटर एम्फेसाइज करके, ग्रेटर एम्फेसाइज करना होगा। जैसे हम कह रहे हैं एम्फेसाइज, ई को अनस्ट्रेस कहना है, एम्फेसाइज नहीं बोल रहे हैं, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज, हम क्या बोल रहे हैं? ई को अनस्ट्रेस कर रहे हैं, पीएच को, फा को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अगम जी, ठीक। आई देन द अदर सिलेबल, अदर सिलेबल के अपेक्षा अल्टरनेटिवली एंड अनस्ट्रेस, और इसी के तहत अगर अनस्ट्रेस की बात करें, इज ए पार्ट, ए वर्ड दैट यू से विद लेस एम्फेसाइज देन द स्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल से कम एम्फेसाइज करना होता है, कम एम्फेसाइज करना होता है। बात समझ में आ रही है? बोल तो दो ना। इयाम्ब, इयाम्ब क्या होता है? आयाम्ब, याम्ब, जो भी मन करे वो पढ़ो। ए पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का, यानी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का एक पैटर्न है। फॉर इंस्टेंस इज अ फूट कॉल्ड इयाम्ब। ये फूट है जिसे आप फीट कहते हो ना, मीटर के साथ फीट आएगा, इयाम्ब कहलाता, इयाम्ब कहलाता है। ठीक, क्या कहलाएगा? इयाम्ब कहलाएगा। अगला है क्या है, किस तरीके से, जरा देखो। इयाम्ब चार तरीके से होते हैं भाई, इयाम्ब चार तरीके का होता है। इयाम्ब स्ट्रेस और इयाम्स जो होगा, कोई भी रचना होगी तो पहले अनस्ट्रेस आएगा फिर स्ट्रेस आएगा। ट्रॉकीज, पहले स्ट्रेस आएगा देन अनस्ट्रेस आएगा। स्पॉन्डीज, सर स्ट्रेस एंड स्ट्रेस दोनों रहेगा। जेक्टाइल्स, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड देन अनस्ट्रेस्ड, यानी एक स्ट्रेस और दो अनस्ट्रेस्ड आएंगे, दो अनस्ट्रेस्ड आएंगे। और एनापेस्ट में स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड और यानी दो अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड आएगा। याद रखना, किसी भी लाइंस में, किसी भी पोयम में आपको इन तरीके से बात मिलेंगी। कैसे? या तो वो शब्द की शुरुआत जैसे हमने अभी एम्फसाइज किया, तो एम्फसाइज, इम्फ, तो ई से अनस्ट्रेस्ड हुआ, असाइज हो गया, साइज हो गया। ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद एक अगर इंस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लिखा जाए तो हमने ब्यूटीफुल ले लिया, ब्यूटी 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 हो गया। अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेस्ड कहूं, स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड कहूं, मीटर मीटर मीटर, और स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, यानी इसी तरीके से आप अलग अलग शब्द को लोगे जो अनस्ट्रेस्ड तरीके से है, और वही सीन यहां क्रिएट करना होगा उल्टा करके, वही सीन यहां उल्टा करना होगा। अब देखो, फीट की जब बात आती है तो फीट का जिक्र कब आता है? मोनोमीटर मतलब 1 फुट, मोनोमीटर मतलब 1 फुट, डायमीटर मतलब 2 फीट। जब सिंगुलर हो जाता है तो फीट लिख दिया जाता है, फुट से नहीं होता। ट्राईमीटर लिखते हैं तो 3 फीट का जिक्र आता है, 3 फीट होगा इसमें।
टेट्रामीटर आएगा तो 4 फीट होगा इसमें, पेंटामीटर आएगा तो 5 फीट होगा, और हेक्सामीटर आएगा तो 6 फीट होगा। पोयम पोयम ठीक। इयाम्बिक पेंटामीटर क्या है? मीट्रिकल लाइन यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री इन द वर्स ड्रामा। वर्स ड्रामा और ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री में इयाम्बिक पेंटामीटर का यूज किया जाता है। दैट मीन्स जितनी भी इयाम्बिक पेंटामीटर्स की पोयम लिखी गई है वो सब ट्रेडिशनल होंगी या वर्स ड्रामा होंगी, ट्रेडिशनल होंगी या वर्स ड्रामा। द टर्म डिस्क्राइब्स रिदम, इसमें रिदम आना है और मीटर आना है। देन इस्टेब्लिश होगा बाय द वर्ड ऑफ द ईच लाइन, सभी शब्दों के साथ। रिदम इज मेजर्ड इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सिलेबल्स कॉल्ड फीट, यानी सिलेबल जो रिदम होता है ना, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सिलेबल होता है जिसे फीट कहते हैं, फीट कहते हैं। इयाम्बिक क्या होता है? इंडिकेट्स दैट द टाइप ऑफ फूट, एक तरीके का फूट है। यूज द इयाम विच इन इंग्लिश इज द अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल और फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। बहुत बढ़िया ललिता कपिल चौहान, वेरी गुड। पेंटामीटर की बात करें तो इंडिकेट करता है ईच लाइन है 5 फीट। इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश बाय चौसर, पहली बार पेंटामीटर का यूज चौसर ने किया 14th सेंचुरी में ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रेंच एंड इटालियन मॉडल्स। अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन है चलिए आंसर करिए। आप पूरा डिटेल चीजें पा रहे हो, ये मत सोचना कि 5 ही क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा नहीं, डिटेल में आप पा रहे हो, पूरा डिटेल आप पा रहे हो। A lovelier flower on the earth was never known as the figure of speech called. ऑप्शन ए आ गया सारिका का। बिल्कुल अतिशयोक्ति, हाइपरबली हो जाएगा, हाइपरबली हो जाएगा। स्मृति बी नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट पर्सन टू और एन एब्स्ट्रैक्ट ऑन इंटीमेशन एंटिटी। अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया। अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 6 तेजी से कर लें, इधर के क्वेश्चनों में ज्यादा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया मेटाफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एपॉस्ट्रोफी, ललिता का ऑप्शन सही है भाई, एपॉस्ट्रोफी ही ऑप्शन होगा। देखो इपोड क्या होता है? ए फॉर्म ऑफ लिरिक पोएम रिटन इन कपलेट्स इन विच ए लॉन्ग लाइन्स फॉलोइंग बाय द शॉर्टर देन, शॉर्टर वन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। Odes is a type of lyric poetry. Odes are elaboratively structured poem praising a glorifying the event or individual, describing nature, intellectual as well emotionally. इसमें यूज होता है स्ट्रॉफी, एंटिस्ट्रॉफी एंड इपोड। ये 3 तरह का होगा ओड आपका, पिंडारिक, होरेशियन एंड इरेगुलर।
अगला क्वेश्चन है, फन इज प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर। बताओ भैया। बोथ तो होगा नहीं, नन भी नहीं होगा। डाइवर्स साउंड क्या होता है, साउंड इन मीनिंग के साथ उल्टा हो गया यार। ये लाओ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स शो ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, स्वीट पेन, रिवर्स ऑफ ब्लड, ये तो हाइपरबल हो गया। चैटर चैटर हाइपरबली, ओ डेथ ये भी हाइपरबली है। स्वीट पेन, मीठा दर्द नहीं होता, दर्द तो दर्द होता है ना, दर्द तो दर्द होता है, दर्द तो तकलीफ देता है। बोथ नहीं होगा सारी का, दर्द तो दर्द होता है भाई, ये तो कहने वाली बात है। स्वीट पेन, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए ना। अगला क्वेश्चन है, which figures of speech implied in the line "O wild west wind, thou breathe the autumn's being"? रोमांटिक एज की कवि की लाइन है। स्वीट पेन, बहुत ही बढ़िया। आओ इसको बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मुझे लगता है पर्सोनिफिकेशन होगा, मानवीकरण कर रहा है यहाँ पे कवि। वाइल्ड वेस्ट विंड को हवा के साथ, लिविंग थिंग के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है ना। In the following statement, which figures of speech used his honor rooted in dishonor stood? आपके लिए ये होमवर्क होगा, और आज मुझे पता चल गया कि आप लोग सीरियस नहीं हो अपने करियर को लेकर। आप सभी अपने करियर को लेकर कतई सीरियस नहीं हो। बाय द वे थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि जिस दिन एग्जाम की डेट आ जाएगी ना, उस दिन फिर तड़पना ही बचेगा कि अभी जो हम लोग करवा रहे हैं, हम क्या सभी हमारे साथी शिक्षक जो अभी हम लोग जान झोंक रहे हैं ना, जिससे कोई एक पैसे का बेनिफिट नहीं होना, तो उसका फायदा आप लोग उठा लो। क्योंकि पता है अभी वैकेंसी नहीं है तो आपका भाव बढ़ा है, कल को वैकेंसी आएगी तो टीचर का भाव बढ़ेगा। क्यों? वैकेंसी नहीं है तो टीचर को कोई पूछ ही नहीं रहा है, वैकेंसी आएगी तो सब टीचर पूछेंगे, भाव बढ़ जाएगा ना। कृपया इसका बड़ा ध्यान दें आप लोग। आज आप लोगों की वाचिंग देख के बड़ा असंतुष्ट हुआ मैं कि मेरे प्यारे बच्चे जो 20, 22, 25 की एवरेज में रहते थे, आज वो 8, 10, 7 पर टिके हुए हैं। हाँ, दुखी हूं थोड़ा सा। बाय द वे जितने मेरे प्यारे साथी हमारे साथ लगे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया उनको। देखिए, व्रत करिए, पूजा करिए, दर्शन करिए, एवरीथिंग ठीक है, लेकिन आपके अपने करियर से बढ़कर कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी व्रत, सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ी पूजा आपका अपना ये कर्म है। बाकी तो ईश्वर हैं और हम मानते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान को मान करके बिल्कुल आराधना करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा आप सबको भी अवेयर अब रहना होगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ना। और आप जिस भी वजह से आज नहीं है, बड़ा ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ठीक बात नहीं है ना, ये ठीक बात नहीं है। लापरवाही कोई अच्छी बात नहीं होती है। आज आप नहीं कीमत कर रहे हो ना, कल को पता है जब वैकेंसी आएगी ना, तो इसे खोजोगे, और खोज खोज के ना
गलत सही झूठा जैसा भी होगा उसी को चुन के देख के बर्बाद होके चले जाओ। ध्यान रखिएगा कि सफलता जो होती है ना, एक दिन की मेहनत करने से नहीं मिलती है। 100 दिनों का प्रयास एक दिन की सफलता के लिए होता है। 100 दिन का प्रयास एक दिन की सफलता के लिए होता है। जितने भी प्यारे मेरे बच्चे हैं ना कि चिल्ला रहे हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है, तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है यार। इतना लंबा सिलेबस होता है साला की मतलब खत्म ही नहीं होगा। सरकार ने तुमको वक्त दे दिया, तुम उसी चीज को पॉजिटिव क्यों नहीं ले लिए? सभी के बच्चों की बात कर रहा हूं, सब कोई धरना देगा तो कुछ करेगा यार, मतलब वही हाल है यार। कोई इसका मतलब नहीं है मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना सा हमें समझना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। एक बात आपको बताऊं, हम आपको बनाने नहीं आए हैं, मैं आपको शिक्षक बनाने नहीं आया हूं। हाँ, आपके अंदर बस कमियों को दूर करने आया हूं, बाकी आप शिक्षक हो यार, आप टीचर हो। बस आपके अंदर की जो कमी है ना, उस कमी को मुझे निकालनी है बस। और उस कमी को मैं निकाल कैसे पाऊंगा? इन्हीं रचनाओं को पढ़ाकर, इंग्लिश के थ्रू चीजों को देकर, वहीं से आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाओगे कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, पत्थर की मूर्ति बनाते समय जो शिल्पकार होता है ना, पत्थर की मूर्ति बनाते समय शिल्पकार मूर्ति नहीं बनाता, सिर्फ एक्स्ट्राज को निकालता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को गौर करिएगा। आपके अंदर जो एक्स्ट्राज है ना, उसको निकालने का काम सिर्फ शिक्षक का है। शिक्षक बनाता नहीं है किसी को, कोई नहीं बनाता। इवन मैं ही नहीं, मैं तो अपनी गारंटी ले रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बनाता हूं। सिर्फ इतना करूंगा कि आपके अंदर जो एक्स्ट्राज हैं, यानी आपके अंदर जो मतलब कह सकते हो कि बेकार की चीजें भरी हैं, उसको निकाल के बाहर करना है बस। बाकी आप टीचर हो, आप टीचर हो। ठीक है मेरे भाई, बहुत ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से आपको समझना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल मुलाकात होगी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।